आज की डेट में लॉट्स ऑफ वुमेन दे आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वर्क फोर्स में भी काफ़ी बड़ा रोल है. सो व्हाट विल बी एडवाइस टू देम? Work with an advisor. That would be my suggestion. I have always said this. जो आज की जनरेशन की लड़कियां हैं, they are very clear कि उनको financial independence चाहिए. The thing I tell all women is, ये जो काम है ना पैसे का, ये आउटसोर्स मत करो. इंडस्ट्री में 25-26% विमेन इन्वेस्टर्स हैं, हमारी एएमसी में 35% से ज़्यादा हैं. प्लस देयर इज सो मच हेल्प आई टेल विमेन आउट देयर. निवेश करना इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड बिकमिंग वॉरेन बफेट. यू नीड टू लुक एट योर पोर्टफोलियो लाइक यू लुक एट योर हेल्थ वेरी seriously. Welcome to Insights from the Top. Today we have special guest on Women's Day, Ms. Radhika Gupta, CEO and MD of Edelweiss AMC. Under her leadership, AMC has grown from 6,500 crore to 1.7 lakh crore in last 8 years. She has been listed as the most powerful woman in business across various magazines, recognized as young global leader by World Economic Forum. Today we will get her views on investing in India. Thank you so much Radhika ji for being here. In India अगर जो ट्रेडिशनली देखें तो आज भी लोग जो हैं फिजिकल एसेट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं. उसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि वेदर इट कैन क्रिएट अ लॉन्ग टर्म एसेट, वेल्थ? See, I think एक तो बिलीफ तो है कि या तो कैश होता था, गोल्ड होता था और रियल एस्टेट. एंड आई थिंक इट वाज अ टाइम एंड चॉइस ऑफ अ मोर कंजर्वेटिव इंडिया, जहाँ जनरली कमी होती थी, मार्केट में विश्वास कम होता था, तो लोग जो हाथ में है, जो दिखता है, उस पर भरोसा ज़्यादा करते थे. आई डेफिनेटली थिंक दैट लव फॉर फिज़िकल एसेट्स हैज़ चेंज्ड. कोई भी डेटा देखें तो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ देयर इज़ अ डेफिनेट मूवमेंट. एंड आई थिंक अगर फिजिकल एसेट्स, इफ़ यू आर आस्किंग मी, देयर आर रियली टू क्वेश्चंस. वन इज़ रियल एस्टेट एंड सेकेंड इज़ गोल्ड. दीज आर द टू Yes, फिजिकल एसेट्स. आई थिंक विद रियल एस्टेट आई ऑलवेज से कि जो पहला घर, रहने वाला घर है, प्राइमरी घर, उसको तो आप छोड़ दीजिए, वो तो घर है. आई मीन यू कांट मेजर द वैल्यू. घर की तो एनएवी नहीं आती ना, यू कांट मेजर द वैल्यू ऑफ अ हाउस. बट आउटसाइड ऑफ दैट, आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट एंड द रिटर्न ऑफ रियल एस्टेट. मज़े की बात यह है दैट इन अ म्यूचुअल फंड दे विल मेजर द रिटर्न इन परसेंटेज, केगार, XIRR, जो भी है. इन रियल एस्टेट देल से 20 साल में 2 गुना हो गया है. 20 साल में 2 गुना इज एक्चुअली नॉट वेरी मच रिटर्न. सो व्हेन यू टेक योर रियल एस्टेट रिटर्न्स minus the cost of maintenance, minus the difficulty of vacating and renting, actually I think a lot of people don't make a lot of money. And please remember, you can't compare real estate to financial assets, because if you want to liquidate, you can't liquidate today. घर आप कभी भी डिमांड पे नहीं बेच सकते. 5 करोड़ का घर है तो आपको 50 लाख चाहिए, वो आपको मिल नहीं सकते. ऐसा होता नहीं है. I think as far as gold, gold is a powerful asset, but it's in the right quantum. The problem is, as a country, we've had too much gold in the thali. So if our asset allocation is a thali, it has been overloaded with gold. Gold is like insurance. Now you should buy insurance, but you can't buy more insurance than the value of your house. It doesn't make sense. So gold is there for protection. Portfolio का 10-15% हो तो सही है. And ideally वो भी financial format में होता है, because again, physical gold has a lot of inefficiency in terms of breakage charges, security, etc. etc. बिल्कुल सही बताया आपने. जैसे रियल एस्टेट का आपने रिटर्न बताया, तो जस्ट मुझे एक एग्जांपल याद है. वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज़ बॉट फ्लैट इन दैट लोढ़ा पार्क कॉम्प्लेक्स इन द परेल इन 2011 और 12. 21-22 तक तो ये स्टोरी थी कि जितना मेरा एग्रीमेंट में वैल्यू लिखा हुआ है, वो भी आज की डेट में मेरा सेल वैल्यू नहीं है, राइट? और कभी भी आपको चाहिए इमरजेंसी में या कोई भी रीज़न से, द बिगेस्ट, आज किसी को भी पूछो तो बिगेस्ट हैसल उनको यही लगती है कि रियल एस्टेट बेचना मीन्स बहुत बड़ा टास्क है, काम है, एक साल का प्रोजेक्ट है कि लोग लेते हैं और अच्छा अगले साल वो प्रॉपर्टी बेचने का काम करना है. अभी म्यूचुअल फंड बेचना है तो आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है उसको. सही. और सेम थिंग कि अगर जो गोल्ड में भी जैसे आपने बताया कि राइट क्वांटम में, ठीक है, एक जस्ट मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है कि 1980 में
गोल्ड आई थिंक पीक हुआ था $668 correct, पे, correct. एंड देन इट हैज़ केम डाउन टू $260. Yeah. अगर जो वो क्वांटम थाली में बहुत ज़्यादा है, पूरा थाली में आधा गोल्ड है, हाँ, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे कि 50% से भी कम वैल्यू हो गई. और आई थिंक वो पीक वापस रीच हुआ था 2000 समवेयर 2004-5 में yeah, sometime mid $660. 2000s, yes. सेम विद द सिल्वर पे आप लोग आज लोग बुलिश हैं. 1980 में इट वाज अराउंड $40 पे पीक हुआ था. Yeah. देन इट हैज़ केम डाउन टू $2.50. And again the same value has came in 2007. So rightly you have pointed out that gold and silver. And silver though is exceptionally volatile. It does nothing for a decade sometimes. They will be decades. So these are good things in the right quantity. राइट क्वांटिटी. सेम थिंग अगर जो जैसे गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न हम लोग देखें हैं, तो इट्स अ बहुत ही कंजर्वेटिव, इट्स अ वेरी डेफिनेटली अ सेफ एसेट क्लास. रहने के लिए घर चाहिए, वो दैट इज़ अ कंजम्पशन. सो कंजम्पशन में यू कांट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न, जी. राइट. लेकिन ज़्यादा कंजर्वेटिव रहना आपके हिसाब से कितना रिस्की है? बिकॉज एक बार कहते हैं ना कि रिस्क नहीं लेना वो सबसे बड़ा रिस्क है. So I always tell people, especially women I meet, that आप रख लीजिए सारा पैसा एफडी में, बैंक में रख लीजिए, और आपको अगर 7% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ परहैप्स द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू आउटसाइड ऑफ पुटिंग मनी अंडर योर बेड, तो आपको 6-7% मिलेगा. टैक्स कट आके आपको 4-5% मिलेगा. अभी हिंदुस्तान में महंगाई कितनी है ये मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली वुमेन हु रन द हाउस, दे नो महंगाई कितनी है. इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ 4-5%. Actually, net of tax, your money is not growing. I'll give you a simple example. Now, this is exaggerated example क्योंकि इसमें दो इम्पैक्ट है, एक करेंसी का भी है और एक कॉस्ट का भी है. जब मैं बाहर पढ़ने गई थी वॉटन, 2005 की बात है, तो एक पढ़ाई की कॉस्ट करीब 1 करोड़ रुपए होती थी. आई थिंक रुपी डॉलर 40-50 का था. आज वही पढ़ाई की कॉस्ट 2.5 करोड़ रुपए हो गई है, 2.5 से 3 करोड़ रुपए. राइट. तो ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है. तो इन्फ्लेशन अगर देश में 4-5% पे चढ़ता है, एंड एक्चुअली मेरा मानना है कि जो हमारी ज़िंदगी का इन्फ्लेशन है, जिसको हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो एक्चुअली 6-7% है. क्योंकि आप वही हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे जहाँ आपके माँ बाप गए थे, आप अपने बच्चों को वही पढ़ाई नहीं देंगे जो आपको मिली थी. तो एक्चुअली उतना तो आपको रिटर्न अर्न करना पड़ता है टू जस्ट लिव द सेम लाइफ. सो द बिगेस्ट रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क इज यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड. And all of us are aspirational. राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि जिस स्कूल में हम गए थे, हमारे बच्चे शायद नहीं जाएंगे. हाँ. मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी साल की 10 या 12 रुपये फ़ीस थी, और मेरे बच्चे दोनों जहाँ पे पढ़े हैं सिंगापुर इंटरनेशनल में, उसकी एनुअली में 12 लाख रुपए फीस भरता था, आज से 8 साल पहले. देख लीजिए, बस हो गया. राइट. सो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन इज़ मच बिगर. हमारे पिताजी के टाइम पे हमने मारुति गाड़ी खरीदी थी तो हम बहुत खुश थे. मेरे फादर की पहली सैलरी 400 रुपये थी. अभी 400 रुपये में कॉफ़ी आती है. यस, राइट. पहले हम लोग 2 रुपये 5 रुपये की कॉफ़ी पहले तो ठेले पे पी लेते थे. आना की बात होती थी. इफ़ यू टेल माई सन आना, इवन आई डोंट नो, मेरी जनरेशन ने भी शायद आना नहीं देखा होगा. हाँ. माई फादर्स जनरेशन से आना वो शब्द यूज़ होता था, वो हमारी डिक्शनरी से चला गया. मेरे बेटे ने तो कॉइन भी नहीं देखा होगा. राधिका जी, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, स्पेशली जो कुछ बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, उनको बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इक्विटी में पैसे का नुकसान हो जाता है. मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी है कि कई बार हम भी बहुत ही हमको तकलीफ़ होती है किसी क्लाइंट को समझाने के लिए कि हाउ द इक्विटी इज़ यू शुड इन्वेस्ट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ यही क्रिएट कर सकती है. सो आई हैव हर्ड सम वेरी स्मार्ट एजुकेटेड पीपल से, यार ये जो इन अ मोर क्रूड भाषा, ये शेयर बाज़ार तो सट्टा सा ही है. इट्स स्पेक्युलेटिव. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड आई ऑलवेज से कि चलो इस प्रॉब्लम को थोड़ा लॉजिक से देखते हैं. शेयर बाज़ार क्या है? आप खुद एक कंपनी चलाते हैं. आप मुझे बता रहे थे इससे पहले, मैं भी एक कंपनी चलाती हूँ. मुझे तो लगता है मेरी कंपनी बहुत अच्छी करेगी. आपको भी शायद लगता है कि आपके 20-30 तक कुछ सपने हैं अपने बिजनेस के. ऐसे बहुत लोग जो आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो भी किसी कंपनी में काम करते होंगे, कंपनी चलाते होंगे. उम्मीद है उनकी कमाई भी हो रही होगी, तरक्की भी हो रही होगी, बिकॉज कंपनीज आर डूइंग वेल. सो जनरली ऑल ऑफ अस बिलीव कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा ही कर रही है. हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो हिंदुस्तान की कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं. अब शेयर बाज़ार क्या है? हिंदुस्तान की टॉप 500 कंपनियाँ हैं, 700 कंपनियाँ, सबसे बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं.
तो अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है, देश पे भरोसा है, तो आपको शेयर बाज़ार स्पेक्युलेटिव कैसे लग सकता है, ये मुझे समझ नहीं आता। दूसरा, ये जो शेयर बाज़ार वॉलेटाइल है, ये नज़रिए की बात है। अगर आप रोज़ उसको देखें तो बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप उसे साल में 10 साल में एक बार देखें तो बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी रिस्की इन द शॉर्ट टर्म एंड नॉट एट ऑल रिस्की इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप मेरे से 10 साल का मार्केट आउटलुक मांगे तो मैं कहूँगी हाँ 12 से 15% ग्रोथ तो आएगी। अब 10 दिन का मांगे तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आपको अपने फ़ोन पे शेयर मार्केट के नंबर दिन में 25 बार देखते हैं, तो आपको वो दिन पे दिन वॉलेटिलिटी दिखती है। अच्छा, ट्रंप ने कुछ करा, फिर ईरान में कुछ हुआ, फिर सिल्वर का कुछ हुआ, फिर क्रूड का कुछ हुआ, फिर ये स्टेट इलेक्शन हो गया, वो ड्रामा आ जाता है। सही बताया आपने, बिल्कुल। मैं कई बार क्लाइंट को ये भी पूछता हूँ कि जैसे आप हमसे NAV मांगते हैं या हमारी ऐप पे, मोबाइल ऐप पे जाके चेक करते हैं कि कल मार्केट क्या हुआ। डेली आप रियल एस्टेट ब्रोकर को फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे फ्लैट की आज की क्या वैल्यू है। साल में एक बार भी पूछते हैं। मैं तो लोगों से कहती हूँ, अगर मैं आपको रोज़ आपके घर की NAV 3:30 बजे भेजती ना तो आप बेहोश हो जाते हैं, बट भेजती नहीं हो। यू कॉन्ट लिव इन अ हाउस एंड यू कॉन्ट NAV मार्क अ हाउस। सो पीपल ऑलवेज आस्क मी कि वॉलेटाइल टाइम में क्या करना चाहिए। मैंने कहा न्यूज़ बंद कर दो, देखो ही। बाय द वे, मैं अपना पोर्टफोलियो 1 इन अ क्वार्टर देखती हूँ। मोस्ट पीपल सी इट वंस अ डे, आई एम टोल्ड टुडे, सम पीपल मेनी टाइम्स अ डे। नहीं, ये जो आपने बताया कि क्वार्टरली एक बार देखते हैं, मेरी पर्सनल कई SIPs ऐसी है, उसमें मैंने एक अलग ईमेल आईडी और अलग फ़ोन नंबर दिया है। अच्छा, राइट, और ना वो फ़ोन नंबर मेरे पास में रहता है और ना ईमेल आईडी का मुझे पासवर्ड पता है। बहुत अच्छी बात है। बिकॉज कई बार कई CEO से सुना है कि जिस आदमी ने इन्वेस्ट करके जो भूल गया, उसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। I'll tell you, I had a funny story and this tells you how great an instrument mutual fund is. हालांकि मुझे, you know, it's my job also to say that, but मेरी भाभी मेरे पास आई, आई थिंक पिछले साल, कि दीदी कुछ घर में किसी के पास एक कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, बहुत साल पहले पैसे लगाए थे, अभी पता नहीं चल रहा, आप कुछ कर सकती हैं, ये हम पैसे राइट ऑफ कर देते हैं, 10,000 रुपये लगाए थे। मैंने कहा कुछ पर्ची वर्ची है, दिखा दो, हम लोग यूपी के हैं। दिखाई तो पता चला कि ये म्यूचुअल फंड का फोलियो है। They had put, I think in 2008, some 10,000 rupees into not my AMC, another AMC. That AMC changed. The parent changed. Parent company changed because the parent went bankrupt, but it got sold. The scheme changed. किसी और स्कीम में बदल गई क्योंकि कोई स्कीम मर्ज हो गई। बहरहाल मैंने उस AMC से फ़ोन करवाया और उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं है, रिडेम्पशन हम अभी करके दे देते हैं। एंड लखनऊ में जाके उनके पास रिडेम्पशन का चेक आ गया, वो पूरा KYC वगैरह कम था तो वो डिजिटली नहीं हुआ। 10,000 रुपये का उनका 1.3 लाख आ गया, बिकॉज इट वॉज ऑल इन इक्विटी एंड दिस वॉज मनी दैट दे थॉट वो राइट ऑफ करने वाले हैं। और वो क्यों आ गया? क्योंकि वो भूल गए थे। करीब करीब 10,000 का 1,30,000 मीन्स 13 गुना, और उसको अगर जो रियल एस्टेट को कंपेयर करें तो डबल भी नहीं हुआ। लखनऊ के किसी रियल एस्टेट में ऐसा रिटर्न डबल नहीं हुआ। और गोल्ड को भी जहाँ तक मेरी याददाश्त है 2008-9 में अराउंड 25-30,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स का रेट चलता था। इतना नहीं वो भी आज 5 गुना हुआ है एक साल की मैसिव रन देखने के बाद में भी। और वो कभी भी निकाल सकते थे, तो जब उन्हें चाहिए था उन्होंने निकाल लिया। हाँ, बट ये राधिका जी, काफ़ी लोग अभी बहुत बड़ा वर्ग अपना ऐसा है, और वी कैन सी इन द बैंक डिपॉजिट नंबर्स ऑल्सो कि बहुत पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में लोग अभी भी माइंडसेट है। और आपने पहले ही आपने बताया है कि 6.5-7% का बैंक इंटरेस्ट रेट है, टैक्स काट के 4 से 5% का यील्ड आता है उसको, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के साथ में 6 से। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिस्क दे आर फेसिंग द पर्सन हु इज़ पुटिंग लॉन्ग टर्म मनी इन द FDs? एक्चुअली लॉन्ग टर्म FD मनी तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, बिकॉज नेट ऑफ टैक्स, जिसको हम रियल रिटर्न कहते हैं, आप एक रिटर्न कमाते हैं, उस पर टैक्स कटता है, उस पर इन्फ्लेशन कटता है, बचता है आपके हाथ में रियल रिटर्न, जो आपके पैसे की वैल्यू एक्चुअली बढ़ी है। वो जो इंसान 10 साल की FD कर रहा है उसको ज़ीरो मिल रहा है। नाउ अगर वो 5 साल का भी म्यूचुअल फंड करता है, इक्विटी फंड भी करता है, इक्विटी, मैं हाइब्रिड की भी बात नहीं करती, इक्विटी फंड, probability of losing money in equity in 5 years is very very small. तो अगर आपका 1 साल का होराइजन है तो मुझे समझ आता है कि आपको रिस्क नहीं ले ली,
लेकिन अगर आपके 5 से 7 साल का होराइजन है तो रिस्क लेनी ही लेनी है, क्योंकि 5 साल में इक्विटी में रिस्क बहुत कम है। और द अदर थिंग पीपल फॉरगेट इज, लोगों को लगता है ज़िंदगी या तो एफडी है या इक्विटी है, इसके बीच की भी कोई एक ज़िंदगी होती है, उसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। दाल भी होती है, चावल भी होती है, बीच में खिचड़ी भी होती है, जिसमें दोनों होते हैं। एंड थाली जब बनती है तो वो मल्टी एसेट वाली थाली बनती है। और आज की डेट में रेस्टोरेंट में फेमस डिश दाल खिचड़ी है। हाँ, आज के देश में दाल खिचड़ी भी, और इसको यूएस में हम कहते हैं, मुझे खाना वन पॉट मील। वन पॉट मील इंडिया में तो लोग खाना बना लेते हैं, अमेरिका में जब मैं रहती थी तो लोग कहते थे एक ही बर्तन में जो चीज़ बन जाए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बर्तन गंदे होते हैं, वहाँ तो धोने वाला कोई नहीं होता। आई थिंक दीज हाइब्रिड फंड्स आर ग्रेट वन पॉट मील्स बिकॉज दे आर वेरी टैक्स एफिशिएंट। एक ही चीज़ में आपको सब मिल जाता है। या गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, प्रीसियस कमोडिटीज आ गए, डेट भी आ गया, सब आ इक्विटी भी गया, आ गया, और टैक्स नहीं देना पड़ता, बर्तन नहीं धोने पड़ते। इट इज लाइक अ क्रिकेट में ऑलराउंडर। हाँ, इट्स अ युवराज सिंह। मुझे क्रिकेट कम समझ आता है, खाना ज़्यादा समझ आता है। Radhika ji, you are the first woman CEO of any AMC in India, right? आज की डेट में lots of women they are becoming financially independent. वर्कफोर्स में भी काफ़ी बड़ा रोल है जी, राइट। अभी एक AMC भी स्टार्ट हुई है, दैट्स आई थिंक ऑल वुमन। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो दे आर started earning more and more. So what will be advised to them and how they can secure their financial futures and financially dependent? सो फर्स्टली आई थिंक लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। एडवाइज़र्स ने भी काफ़ी काम किया है, अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है, हम जैसे लोग भी आए हैं। आई शुड टेल यू समथिंग नॉट वेरी मैनी पीपल नो। आई थिंक इंडस्ट्री में शायद 25-26% विमेन इन्वेस्टर्स हैं, हमारी AMC में 35% से ज़्यादा हैं, विच इज़ समथिंग आई फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ। एंड ये नहीं है कि हमने कोई बहुत विमेन सेंट्रिक कैंपेन की है या कुछ किया है, बस हो गया है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को, द थिंग आई टेल ऑल विमेन इज़, ये जो काम है ना पैसे का, ये आउटसोर्स मत करो। हमें लगता है कि यार हम घर भी देख लेंगे, बच्चा भी, सारे काम हम कर लेते हैं, इसको किसी और को दे देते हैं, पता नहीं क्यों। एंड सम ऑफ इट इज़ लेजीनेस कि यार वो ही कर लेगा, सम ऑफ इट इज़ स्टूपिड फीलिंग कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ज़िंदगी के सारे काम तो आपसे हो जाते हैं, तो थोड़े से म्यूचुअल फंड नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, और इतने तो ऑप्शंस हैं। प्लस देयर इज़ सो मच हेल्प, आई टेल विमेन आउट देयर, पीपल लाइक यू, सो मैनी पीपल लाइक यू आर आउट देयर टू गाइड एंड हेल्प। तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक अच्छे एडवाइज़र के साथ जाके बात करिए, लेकिन ये काम को छोड़िए मत। आपने सही बताया कि दैट, जैसे रिगार्डिंग वुमन, एक नीलेश भाई के साथ में एक पॉडकास्ट में बात हो रही थी, तो नीलेश भाई ने बताया कि आज की डेट में एक वुमन है, वो सुबह में इट्स लाइक अ पूरे फील्ड मार्शल जो रहता है कि पूरा बच्चों का टिफ़िन भी भेजना है, हस्बैंड का टिफ़िन भेजना है, खुद को भी ऑफिस जाना है, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी उनके पास में है, और हमको कुछ भी नहीं मिलता है या बच्चों को कुछ नहीं मिलता है तो मम्मी ये चीज़ कहाँ पे है, एंड सी मैनेजेस वेरी वेल। तो एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दैट यू आर राइटली टोल्ड कि दैट आउटसोर्स आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, या पैसा पड़ा है तो ऐसा ही पड़ा रहता है। मैंने तो घर की सारी जो लेडी स्टाफ हैं सबको कहा है कि ये तो कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। एंड आई टेल यू, जब शुरुआत करते हैं वो बहुत अच्छे निवेशक बनते हैं या निवेशिका बनते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, जितनी SIP की है वो इवेंचुअली बढ़ाते हैं। और निवेश करना इज़ नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड बिकमिंग वॉरेन बफेट। ये तो कोई कह नहीं रहा आपसे कि आप स्टॉक पिकिंग के मास्टर बन जाएं और बैलेंस शीट पढ़िए। ये भी हमारी इंडस्ट्री ने बड़ा गलत वो सिखाया है कि आपको निवेश करना है तो आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर तो देख के डर लगता है कि यार मैं 500 कंपनी का PE ट्रैक करूँगी और बैलेंस शीट की कौन करता है? किसी लेडी के पास लॉट ऑफ, आई डोंट हैव टाइम टू डू दिस माई सेल्फ, राइट। बट इतने तो फंड्स बन गए हैं, इतने तो हेल्प आ गई है, और इतनी तो सीख आ गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस गाइडेंस, स्पेशली फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो हम इंडिया में मिस करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन, कन्वर्सेशन अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्स विद इन द फैमिली, एंटायर फैमिली मेम्बर्स। हम लोग भी काफ़ी कोशिश करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गेट देम एवरीवन ऑन द सेम रूम, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये सवाल ऑनेस्टली ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन हमारे यहाँ जनरली, और मैंने अपनी किताब मैंगो मिलियनेयर में भी यही लिखा था कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो डाइनिंग टेबल पे हम झिझकते हैं बात करने से। एक बड़ी मज़ेदार सी पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर नहीं थी लेकिन मज़ेदार थी, वो उसका नाम था तारा रामपम। उसमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी थे, याद है? वो पहले वो बड़ा मशहूर एक रेस कार का ड्राइवर होता है, EMI पे सब लोन वोन लेके घर वर बना लेता है, फिर उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है एंड फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाती है। अब वो अपने बच्चों को सच नहीं बताते। उस पिक्चर की यही प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि हम बड़े घर से छोटे घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम कोई गेम खेल रहे हैं। एंड यही हमारी हिंदुस्तान की सच्चाई है। हम पैसे का ऑनेस्ट डिस्कशन परिवार में करना नहीं चाहते। एंड फाइनली पैसा ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि उससे जो बाकी सारे फैसले हैं उसी से जुड़े होते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ स्कूल जाते हैं, आपके दोस्त लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी रिटायरमेंट। तो मुझे लगता है पैसा एक डाइनिंग टेबल की कॉन्वर्सेशन होती है। आई थिंक जब आपका बच्चा छोटा होता है, तो मेरा बेटा मेरे से 3 साल का है, मेरे से कल डिस्कस कर रहा था, उसके स्कूल में मम्मियाँ उससे पूछती हैं कि सब मम्मियाँ तो आपको स्कूल लेने आती हैं, आप मेरे बेटे की रमी की मम्मी क्यों नहीं आती? तो मेरे बेटे को अब ये पता है, उसने किसी मम्मी को कहा कि मेरी मम्मी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो ऑफिस जाती हैं, मीटिंग करती हैं और मीटिंग से हमें रुपीज़ मिलते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में हमने उसको अवेयरनेस दे दी है कि ये रुपीज़ हैं, हम तुम्हें किसी पियानो क्लास में भेज रहे हैं तो पैसे लगते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे वो बड़ा होता जाएगा, ये एजुकेशन की मैच्योरिटी बढ़ाते जाएंगे, और जैसे एज वी ग्रो ओल्डर वी शुड बी ऑनेस्ट, और परिवार को बैठ के साथ प्लानिंग करनी चाहिए। ये जो हमने लेडीज़ की भी डिस्कशन की है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई विमेन डोंट सिट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसा आप किस लिए कमाते हैं? घर के गोल्स के लिए कमाते हैं। अब गोल्स सिर्फ हस्बैंड के तो नहीं होते ना, गोल्स तो फैमिली के होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, पेरेंट्स के भी होते हैं। तो सब साथ जुड़ के करेंगे तो अच्छा होगा। अगर किसी की नौकरी खोई है, बुरे फाइनेंशियल हालात हैं, तो जितना सबको पता होगा उतना अच्छा होगा। और यही डिस्प्यूट, आई आंसर दिस इन अ लॉन्ग वे, यही बात जब आप नहीं करते ना, तो सक्सेशन के टाइम इसी पे झगड़े होते हैं, क्योंकि हम खुले दिल से बात नहीं करते। राधिका जी, आप इतनी सक्सेसफुल AMC हैंडल कर रही है। आपने बताया कि 35% वुमेन इन्वेस्टर्स आपके पास में हैं, आउट ऑफ एवरेज ऑफ 25%। इतने सारे आपके फोलियोज आपके पास में आते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स भी ऐड होते हैं। उसमें आप एक कोई बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं कि पहले की जनरेशन की सोच वुमेन्स में और ये न्यू जनरेशन की सोच में कोई बड़ा डिफरेंस, अंतर आपको दिख रहा है? आई थिंक जो आज की जनरेशन की लड़कियां हैं, फर्स्टली दे आर वेरी क्लियर कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। पहले जॉइंट बैंक अकाउंट होते थे, अपने बैंक अकाउंट की बात करने में लोगों को, लड़कियों को हिचकिचाहट होती थी, परिवार को। अब तो हर लड़की का अपना अलग बैंक अकाउंट, अलग इन्वेस्टमेंट्स। वो शायद महीने के 10,000 रुपये भी कमाए लेकिन अकाउंट अपना रखती है। तो थिंक ओनरशिप ओवर हर ओन मनी, कि ये मेरा पैसा है। दूसरा, आई थिंक लेवल ऑफ अवेयरनेस भी ज़्यादा है। तो हम जो सबसे ज़्यादा एम्फी के डेटा में भी, अपने डेटा में ग्रोथ देखते हैं सेगमेंट, दैट इज़ यंग वुमेन इन्वेस्टर्स। जो 20-30 साल की लड़कियां हैं, वो शुरू से ही सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं। अगर गलतियां भी करती हैं तो कम उम्र में करती हैं, जिससे कि जब रियल पैसे आएँ तो सीख बढ़ गई है। तो आई थिंक दैट अग्रेशन विद मनी इन अ गुड वे, दैट ओनरशिप, कि ये मेरा पैसा है, मुझे उसका कुछ करना है, वो बहुत जल्दी आ गया है वर्सेस इवन माई जनरेशन। दैट्स वेरी गुड। और इसमें आई थिंक सेबी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि सेबी ने भी काफ़ी दैट सम टू डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज करके कि इफ़ यू आर या वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए और काफ़ी कैंपेन भी रन की। और ये होते रहना चाहिए। आई थिंक आधा काम हो गया है, बिकॉज विमेन हैव ऑलवेज बिन, घर की तो CFO लेडी ही रही है। Yes. घर का बजट तो लेडी ने ही संभाला है, और बहुत अच्छे से। बस वो सेविंग से इन्वेस्टिंग की ट्रांसलेशन में हमें काम करना है। और एक्चुअली वुमेन देखो तो कई घर में देखो तो बड़ी सेवर रही है। ये पता चला जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हस्बैंड के पास से पैसा नहीं निकला, वाइफ के पास, और वाइफ के पास से कि मेरे पास ये 10 लाख रुपया है, मैंने धीरे धीरे करके इकट्ठा किया। उसे हमारे यहाँ गुप्ताओं में गुप्तधन कहते हैं, क्योंकि वो गुप्त होता है। गुप्त, हाँ। तो वो तो था। एंड
पूरा घर एक्चुअली मैनेज होता था। वो छोटी सी जो राशि होती थी वो सब्जी के खर्च की होती थी, लेकिन उसमें छोटी छोटी नीड्स भी हो जाती थी, सेविंग भी हो जाती थी। तो बहुत ही स्मार्टली उन्होंने पैसा बचाया, राइट। और वही पैसा अगर जो बचा के और म्यूचुअल फंड में जाता तो शायद वो 10 लाख का 50 लाख भी हो जाता। और यही बदलाव मुझे लगता है अब आ रहा है कि वो पैसा अब बन्नी या कैश से लेकर अब किसी इन्वेस्टमेंट इन, मैं यकीन नहीं, आई टेल यू, मैं बहुत लेडीज़ को जानती हूँ इवन वेल टू डू। पिछले 2-3 महीने की मार्केट वॉलेटिलिटी में मैंने दोस्तों के लिए कम से कम 8 से 10 सेशन ऐसे किए होंगे, और विमेन हु कॉल्ड एंड सेड हमें नहीं आता, प्राइवेटली हमें थोड़ा सिखा दोगी। ये बदलाव नहीं, आपने ये बहुत ही अच्छा बताया कि दैट अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जैसे हाईवे पे लिखा रहता है ना, स्टार्ट अर्ली रीच सेफली, राइट। तो हम लोग क्लाइंट्स को ये बोलते थे कि दैट अर्ली इन्वेस्टिंग तो आपके गोल जल्दी से अचीव होंगे। बट ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अगर जो स्टार्टिंग में अमाउंट छोटा है और उसमें कोई गलती भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें छोटे अमाउंट पे आपने गलती की, जब आपके पास में एक्चुअल 30, 35, 40 की साल में जब बड़ा पैसा आएगा तो वो आपने लर्निंग एक्सपीरियंस पहले से ले लिया है कि क्या गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। आज तक हमने भी कभी लाइफ में नहीं सोचा, इतने क्लाइंटों को मिलने के बावजूद भी। इट इज़ ट्रू, बिकॉज आप खुद को समझ जाते हैं। वक्त लगता है हर चीज़ में, कोई भी स्किल मास्टर करने में टाइम लगता है, इंक्लूडिंग दिस वन। ऑन राधिका जी, इंटरनेशनल वुमेंस डे क्या एक सीख रहेगी सब न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, या वुमेंस जो भले खुद नहीं अर्न कर रही है, दे आर द हाउस मेकर, तो एक्चुअल दे आर रियल इंस्पिरेशन फॉर एनी सक्सेसफुल मैन। तो एक क्या सीख उनके लिए रहेगी, तीनों के लिए, एक एक की हाउ दे शुड स्टार्ट। So you said women, new investors, existing investors. I think for women, मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान में एक बहुत खूबसूरत कैंपेन थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एंड आई वुड से कि वो जो पढ़ाई है वो फाइनेंशियली भी होनी चाहिए। तो फॉर विमेन आई वुड से गेट फाइनेंशियली लिटरेट। मैंने किताब भी इसीलिए लिखी थी, ऐसे सेशंस भी इसीलिए आई एम श्योर आप लोग करते हैं कि ये फाइनेंस से घबराओ मत, इसके बारे में खुद को सिखाओ, और सीख जाओगे तो बाकी सब तो हो जाएगा। सो आई थिंक फॉर विमेन दिस कंफर्ट विद अवेयरनेस विद मम्मी, जैसे किचन में आपको कंफर्ट होती है सारे काम करने में, ये पैसे में कंफर्ट ही नहीं आता, तो वो कंफर्ट आनी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर न्यू इन्वेस्टर्स आई वुड से कि बहुत लोगों ने पहली बार पिछले 15-18 महीने में करेक्शन देखा है, तो आई थिंक फर्स्टली दे शुड बी हैप्पी कि मार्केट में ट्यूशन फीस बढ़ती हैं, भरी हैं, बिकॉज आप अच्छे इन्वेस्टर करेक्शन होने के बाद ही देखते हो। यू नो फेलियर्स आर इन दैट वे वेरी वेरी गुड टीचर्स। सो आई थिंक फॉर न्यू इन्वेस्टर्स इट इज़ कि जो अगर आपने वॉलेटिलिटी देखी है, आप इससे घबराना मत और इससे निराश मत हो जाना। कोई गलती भी की है तो इससे निराश मत हो जाना, इससे सीख के अपने आगे की जर्नी करना। And I think for existing investors, actually, there's very little to say. Work with an advisor. That would be my suggestion. I have always said this. हमारे ब्रांड का भी एक कैंपेन रहा है, एडवाइस ज़रूरी है। आई थिंक जब आप नए होते हो आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलो यहाँ SIP शुरू कर ली, वो फंड सॉर्ट करके कर लिया, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हो। लेकिन जब आपकी थोड़ी वेल्थ बढ़ जाती है और आप सीरियस हो जाते हो ना, यू नीड टू लुक एट योर पोर्टफोलियो लाइक यू लुक एट योर हेल्थ वेरी seriously. So work with an advisor, plan your goals, plan your milestones. पैसे को एडहॉक तरह से मत करो कि अच्छा ये आ गया तो इसमें SIP। एक ऑर्गेनाइज्ड रिव्यू फ्रेमवर्क और एलोकेशन फ्रेमवर्क बनाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपने सही बताया कि जैसे न्यू इन्वेस्टर्स हैं या एग्जिस्टिंग, रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था, राइट। तो उनकी इन्वेस्टमेंट सब उनकी वाइफ हैंडल करती है, हस्बैंड हैंडल्स द एंटायर बिजनेस। सो उन्होंने बोला कि हितेश भाई ये मार्केट नीचे आया है, अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था, दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट बिफोर 2 years बट मेजॉरिटी विद SIP। तो कि ये तो पोर्टफोलियो तो अपना कम दिख रहा है। तो मैंने जब उनको समझाया कि जो यूनिट हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 10 साल में हमको इतने यूनिट इकट्ठे करने हैं या इतना वेल्थ क्रिएट करना है, तो आज से 1 साल पहले जो यूनिट या 1.5 साल पहले जो यूनिट 20 रुपये में मिल रहा था वो आज 16 रुपये में मिल रहा है, या 17 रुपये में मिल रहा है, या 18 रुपये में मिल रहा है। मैंने तो कि ये हितेश भाई मार्केट में सेल लगता है ऐसा ही है? हाँ, तो मैंने बोला हाँ सेल है, तो कि एडिशनल में टॉपअप कर देती हूँ 1-1 महीने का SIP सब में एक्स्ट्रा। देख लीजिए।
तो हमें तो सेल बहुत अच्छी लगती है, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हाँ, बट करेक्शन को हम सेल की तरह नहीं देखते। थैंक यू राधिका जी, आपसे बात करके काफ़ी नए आइडियाज़ और नए टूल्स हमको भी मिले, और आई होप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी काफ़ी गाइडेंस इससे मिलेगा। विश यू अ हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू, थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.